गाइस वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट एंड हियर वी गोना डिस्कस अबाउट दी पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड हमारा पार्ट है यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। आपको सभी इंपॉर्टेंट, अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर क्वी नाम की लैंग्वेज न्यूज़ में थी, बताओ कौन सी स्टेट के साथ में रिलेट करती है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड उठी थी भी हम इसको 8th शेड्यूल में डालना चाहते हैं, डलवाना चाहते हैं। सो बताओ। सो जी राइट आंसर इसका मेनली है उड़ीसा। उड़ीसा से रिलेट करती है, उड़िया स्क्रिप्ट के अंदर इसको लिखा जाता है, 8th शेड्यूल में डालने की बात कर रहे थे। कांडा कम्युनिटी इसको चूज करती है और द्रविडियन लैंग्वेज है जी हमारी। सो इम्पोर्टेंट है जी। अब देखो जो हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें हैं जो हमारे आर्टिकल हैं 343 से लेकर 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेट करता है। साथ ही में जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट है हमारा 17th। ओके, अब चलते हैं जी। हिंदी रिटर्न इन दी हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको राइट करते हैं हिंदी को। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग इंग्लिश एंड हिंदी को एज अ हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूनियन के हम यूज करना स्टार्ट किए थे। 1955 के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा एक लैंग्वेज कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। सो ये नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जे नेम इम्पोर्टेंट है। और एक जो कमीशन बना था 1955 के अंदर, और जो एक्ट आया था 1963 के अंदर, उसके अंदर हमने इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब चलें आगे। अब देखो जी, हमारा 8th शेड्यूल डील करता है जो हमारी लैंग्वेज के साथ में। 22 हमारे पास है शेड्यूल लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछे नेशनल लैंग्वेज कितनी है हमारी, वो है 0। ओके, सो सभी के नेम याद रखना चाहो तो रख सकते हो। और 21st जो अमेंडमेंट हुई थी 1967 के अंदर, उसमें हमने सिंधी को यहाँ पर ऐड किया था। और 71st अमेंडमेंट हुई थी 1992 के अंदर, वहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया हमारे 8th शेड्यूल में। और इन दोनों का सम कर दें 21 और 71 का बन जाएगा 92। सो 92 अमेंडमेंट के जरिए 2003 के अंदर हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, सैथली को यहाँ पर ऐड किया था। ओके जी। क्लासिकल लैंग्वेज पहले हमारे पास 6 हुआ करती थी। हाल ही में यहाँ पर 3 न्यू लैंग्वेज ऐड की गई, पाली, पर्शियन एंड प्राकृतिक। ठीक है, सो 9 लैंग्वेज हो चुकी है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। यूनाइटेड नेशन की कितनी लैंग्वेज है भाई? 6 लैंग्वेज। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। और इंग्लिश एक शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है टिल 1965 तक, जहाँ पर हम इसको ऑफिशियल वर्क के लिए यूज कर रहे थे। समझे बाजी? सो यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नहीं है, शेड्यूल लैंग्वेज भी नहीं है। ओके, सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है स्टेट ऑफ, जो हमारी बॉम्बे थी पहले, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी। उसके बाद में बॉम्बे कन्वर्ट हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। ओके, सो यहाँ पर बताइए ये कब हुआ था? 1 मई को हुआ था, लेकिन कौन सी ईयर के अंदर? ये हुआ था जी हमारा 1960 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर हमने न्यू फंडामेंटल ड्यूटी को अंडर द आर्टिकल 51A के अंदर ऐड किया था। कौन सी अमेंडमेंट के जरिए? ये हमारी अमेंडमेंट हुई थी जी 86 नंबर की अमेंडमेंट 2002 के अंदर। सो यहाँ पर मेनली क्या है, जो हमारा 86th अमेंडमेंट हुई 2002 के अंदर, इसको ऐड किया गया। पहले ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज इसका पार्ट नहीं थी, आपको पता है। ठीक है, सो यहाँ पर यहाँ पर राइट टू एजुकेशन। देखो राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट भी है। और यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर सिटीजन्स हैं उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं अपने देश के प्रति, उसमें इसको ऐड किया गया था। राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, जो भी हमारे 6 से लेकर 14 तक के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ाना पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। ठीक है, और एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई भी लेडी, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और जेल के अंदर है, उसका बेबी बच्चा हो जाए वहां पर, तो कब तक वो अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती है? 6 ईयर की एज तक वो अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है। 6 से लेकर 14 साल तक उसको स्टडी करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है जी।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये रीड कर सकते हो आर्टिकल 51A, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के अंदर, ठीक है। पहले इसको बाद में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए। उसके अंदर एक न्यू ड्यूटी को ऐड किया गया था बाय द 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर। ओके, 2002 के अंदर। चलिए आगे। अब देखिए जी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं जी? ये होते हैं जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में देखो, अटॉर्नी जनरल का मेनली आर्टिकल 76 है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का। ये क्वालिफाई करता है भाई, वही व्यक्ति हमारा अटॉर्नी जनरल बन सकता है जो क्वालिफाई करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हो। और अपॉइंटमेंट होगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और टेन्योर फिक्स नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ना तो उनकी उसके लेकर रिमूवल को लेकर है, ना ही तो अपॉइंटमेंट को लेकर है। मेनली मेनली सो इनकी टेन्योर को लेकर है। सो यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट भी होती है प्रेसिडेंट के जरिए, और प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक रख सकते हैं जी। देन इनकी ड्यूटी क्या है? मेनली हमारी जो गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो जो भी लीगल मैटर्स में हमारी गवर्नमेंट को ये हेल्प करेंगे। जो देखो, ये कैबिनेट का मेंबर नहीं होते भाई किसी भी ग्रुप का, ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का, लेकिन दोनों के अंदर जो स्पीक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वहां पर वोट नहीं डाल सकते। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है? मिस्टर MC स्टाल्ब्ड जी थे। और आपसे क्वेश्चन है जी, अब बताओ करंटली हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आगे चलते हैं। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? बताओ। सॉरी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। पहले हमने किया अभी हमारी कंट्री का, हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए स्टेट लेवल पर वो होगा जी एडवोकेट जनरल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करता है जी? सो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? लोकसभा का स्पीकर करता है अपॉइंट। ओके, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिममली प्रेसिडेंट टिक करने की कोशिश करोगे आप, लेकिन ध्यान में रखना पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी चेयरमैन होगा उसको लोकसभा का स्पीकर हमारा अपॉइंट करेगा, जो कि 1921 के अंदर ऑफिस बनाया गया था। टर्म इसकी क्या होगी? 1 ईयर की होगी। मेंबर यहाँ पर 22 होते हैं इस कमेटी के अंदर। सैलरी ऑफ गवर्नर कम फ्रॉम, कहाँ से आती है जी? ये आती है जी मेनली गवर्नर। जो यहाँ पर गवर्नर है ना, सो गवर्नर क्या होगा जी? गवर्नर की सैलरी आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पर 1958 के अंदर बता रखा है जो हमारा गवर्नर है कैसे ऑफिस को संभालेगा। लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता, ना ही तो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संभाल सकता है जी, ठीक है। राजभवन इसका रेजिडेंस होगा, वहाँ पर रहेगा। जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी इसके अलाउंस वगैरह सभी, इसकी पेमेंट को। अगर 2 स्टेट के एक गवर्नर परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों की स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से हाफ ऑफ अमाउंट उनको मिलेगी। ओके, सो सभी जो कंसोलिडेटेड फंड है सभी है हमारे हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी वहीं से प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 371। 371 जो आर्टिकल है स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है हमारी बहुत सी स्टेट्स को। सो बताइए जी कौन सा करेक्ट नहीं है भाई? सो यहाँ पर मेनली जो करेक्ट नहीं है हमारा 371F अरुणाचल प्रदेश से रिलेट नहीं करता। सो सभी जहाँ पर मैंने डाल रखे हैं इनको रीड कर सकते हो। आर्टिकल 371 रिलेट विद महाराष्ट्र एंड गुजरात, 71A with the Nagaland, 71B with the Assam, 71C with the Manipur, 71D with the Andhra Pradesh, 71F with the Sikkim, SB जो 371G with the Mizoram, 71H अरुणाचल प्रदेश, I with the गोवा एंड J with the कर्नाटका। सो प्लीज आप इसको रिवाइज कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जी, ठीक है। सो रिवाइज तो करना पड़ेगा तभी आपके दिमाग में फिट होगा। अब चलते हैं आगे। कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय, स्टेट का कंटीजेंसी फंड कौन भी करेगा? इसको भी यहां पर करता है जी ऑपरेट गवर्नर। कांग्रेस ने लॉस्ट किया था मोनोपोली को फर्स्ट टाइम आफ्टर द इलेक्शन ऑफ, कौन सी इलेक्शन के बाद में किया था जी? राइट आंसर बताएं। सो प्लीज इसका आंसर अपने आप कमेंट बॉक्स में डालना।
सो ठीक है, सो चलते हैं आगे। सो यहाँ पर देखें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव वर्डिक्ट विच हैव अ डायरेक्ट बेरिंग ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बताओ, सो कौन से केस के अंदर दिया था? सो यहाँ पर था जी एसआर भूमि केस। मेनली इसको डायरेक्टली ध्यान में रखना, रट्टा लगा सकते हो क्योंकि केसेस बहुत से हैं भाई, पेपर में थोड़े से आते हैं, दो चार इंपॉर्टेंट जो भी आएंगे मैं आपको हमारी जो आने वाले वीडियो आएंगी तो कंप्लीट करवाता चलूंगा आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट हुआ, लोकल गवर्नमेंट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट कहते जी, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी वो हमारी रेजिडुरी पावर कहते हैं जी। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा जी लोकल गवर्नमेंट रेजिडुरी पावर के अंडर नहीं आती। सेंटर की सभी पावर्स होंगी यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट की पावर होंगी स्टेट लिस्ट के अंदर, सेंटर और स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कुछ ऐसे जो हमारे कंसीडर नहीं कर सकते मिसलिनियस प्रॉब्लम्स होंगी वो रेजिडुरी पावर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, हु ऑफ द फॉलोइंग shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be led before each house of the Parliament? बताओ। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ आर्टिकल हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर? जो यहाँ पर देंगे जी हमारे 123 आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 नंबर आर्टिकल। फिनेंस कमीशन 380 280 सॉरी 280। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी बताओ। पहले जी हमारा फंडामेंटल राइट था, बाद में 44th अमेंडमेंट हुई थी और बाद में इसको 300A के अंदर डाल दिया गया। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट मींस क्या एज हमारा बजट। ये आर्टिकल है हमारा जी 112। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल मैंने बताया था ना अभी 76। देन रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14। रिलीजियस फ्रीडम आपको मिलेगी अंडर द आर्टिकल 25। रिट बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू की जाती है अंडर द आर्टिकल 32। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हमारे बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। नेक्स्ट नेशनल इमरजेंसी बताइए अंडर द आर्टिकल 352। 356 के अंदर हम करेंगे स्टेट इमरजेंसी, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और साथ ही में जो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो बताना आंसर उसका भी। कब हमारी जो फर्स्ट टाइम जो कांग्रेस है उसने अपनी मोनोपोली को लूज किया था आफ्टर द इलेक्शन, जैसे कि 1950 में जब हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, बाद में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। ओके, सो प्लीज बताना जी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।